पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने विसरण और परासरण के बारे में पढ़ा। आज के इस क्लास में हम परासरण दाब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम ये जानते हैं कि जब किसी विलायक को विलयन से एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जल के अणु जैसे H2O है तो H2O के अणु गति करते हैं। H2O के अणुओं की यह गति परासरण कहलाती है। यहाँ पर ये विलायक था और ये विलयन था। इस क्रिया में वास्तव में विलायक से विलयन की ओर जल के अणु एक दाब के कारण एक विशेष प्रकार का दाब लगाकर इधर की ओर विलयन की ओर गति करते हैं। तो इस दाब को विलायक के अणुओं का यह दाब परासरण दाब कहलाता है। अब हम परासरण दाब कैसे ज्ञात करेंगे, किस विधि से ज्ञात करेंगे? तो परासरण दाब ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली विधि में हम विलायक और विलयन को एक उपकरण में लेते हैं जहां पर दोनों का ये ऊपरी सतह बराबर ऊंचाई पर समान ऊंचाई पर रखा जाता है। जब परासरण की क्रिया होती है तो विलायक का तल नीचे की ओर खिसकता है और विलयन का तल ऊपर की ओर खिसकता है। इस प्रकार विलयन में एक अतिरिक्त ऊंचाई जिसे H से निरूपित किया जा सकता है यह प्राप्त हो जाती है। इस अतिरिक्त ऊंचाई के कारण इस विलयन पर जो एक दाब लगता है इसके कारण परासरण की क्रिया रुक जाती है। वास्तव में जब ऊंचाई प्राप्त हो जाती है विलयन में तो यह परासरण की क्रिया को रोक देता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगा हुआ या उत्पन्न हुआ आवश्यक नहीं बल्कि ये द्रव स्थैतिक दाब, यहाँ जो द्रव स्थैतिक दाब है या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P, इसे हम HdG से निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पर P इस विलयन का परासरण दाब है जिसके कारण विलायक के अणु परासरण की क्रिया के कारण इसमें प्रवेश कर रहे थे, और H ये जो अतिरिक्त ऊंचाई है विलयन की ये H है, D विलयन का घनत्व है और G गुरुत्वीय त्वरण है। इस सूत्र की सहायता से ये पहली विधि है, हम किसी विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि है यदि हम इन दोनों विलयनों को एक उपकरण में लें, बर्तन में लें, और यहाँ पर विशेष बात होगी विलायक से विलयन की ओर परासरण की क्रिया होगी यदि हम विलयन पर एक पिस्टन लगा दें, पिस्टन की सहायता से दाब लगाएं और परासरण की क्रिया को रोक दें। बाहर से विलयन पर दाब लगाकर हम परासरण की क्रिया को रोक दें तो इस प्रक्रिया में परासरण की क्रिया को रोकने के लिए इस विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब P सेकेंड विधि है। जो आवश्यक अतिरिक्त दाब है, ये आवश्यक अतिरिक्त दाब जो परासरण की क्रिया को रोकता है, इसे इस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। वास्तव में परासरण दाब के ही कारण कोई भी विलयन जल के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है। जिस विलयन का जैसे मान लीजिए दो विलयन हैं, एक विलयन का परासरण दाब अधिक है, P1 अधिक है, और दूसरे विलयन का परासरण दाब P2 कम है, तो जिसका परासरण दाब अधिक है उसे कहते हैं अति परासारी, इंग्लिश में कहते हैं हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन, अति परासारी विलयन। दूसरा जिसका परासरण दाब कम है उसे कहेंगे अधोपरासारी, या इसको कहेंगे हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। दो विलयन में यदि एक का परासरण दाब अधिक है, परासरण दाब अधिक होने का मतलब वह गाढ़ा विलयन है, और जैसे चीनी का शीरा और चीनी का शरबत, दोनों में शीरे का
परासरण दाब अधिक होता है वह अति परासारी है और हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन उसे कहेंगे। दूसरा, शरबत जिसका परासरण दाब कम है वो अधोपरासारी है या हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन है। यदि दोनों विलयनों का परासरण दाब समान हो, P1 बराबर P2 हो, तब ऐसे विलयनों को समपरासारी विलयन कहते हैं। समपरासारी या आइसोटॉनिक ये जो परासरण दाब है, इस विलयनों के परासरण दाब का हमारे दैनिक जीवन में अनेक स्थानों पर बहुत महत्व है। जैसे पिछले वीडियो में हमने जो उदाहरण दिया था, नींबू का अचार, आम का अचार जब हम नमक के विलयन में रखते हैं तो मान लीजिए यह नींबू है और इसके बाहर नमक का गाढ़ा विलयन रख दिया गया, तो आपको बताया गया कि यह नींबू जो है सिकुड़ता है। सिकुड़ने का कारण क्या है? नींबू के भीतर हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन है, बाहर हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन से हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन की ओर जल के अणु गति करेंगे। इस प्रकार नींबू में से जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। अचार बनाते समय इस तरह की प्रक्रिया की जाती है कि नमक के गाढ़े विलयन में किसी फल को रखेंगे तो वह हाइपोटॉनिक से हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन की ओर जल के अणु गति करेंगे और वह सिकुड़ जाएगा। इसी प्रकार मुरझाए हुए फूल को जब हम पानी में डालते हैं तो जल के अणु बाहर, चूंकि हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या जल ही है, तो जल के अणु फूलों में प्रवेश करके उसे पुनः खिला देते हैं। इसी प्रकार से अनेक घटनाएं हैं। जैसे हमारे शरीर में जब कभी पानी की कमी होती है तो डॉक्टर हमें ड्रिप चढ़ाते हैं। जो विलयन हमारे ब्लड में चढ़ाया जाता है वह हमारे ब्लड का समपरासारी होता है। यदि वह अधोपरासारी या अतिपरासारी होगा तो वह हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। इसका कारण है, जैसे यदि अधोपरासारी केवल जल ही हमारे शरीर में चढ़ा दिया जाए तो रक्त की कोशिकाएं जल अवशोषित करके फूल जाएंगी और फट जाएंगी और हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार अतिपरासारी, यदि गाढ़ा विलयन चढ़ा दिया गया तो रक्त की कोशिकाएं जल की हानि करके, वाटर लूज करके और सिकुड़ जाएंगी। इस प्रकार पुनः मृत्यु हो सकती है। तो दोनों कंडीशन से बचने के लिए समपरासारी विलयन चढ़ाया जाता है। यह देखा गया, जो डॉक्टर ड्रिप चलाते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड NaCl ये 0.9%, ये भार अनुसार है, ये 0.9% नमक का विलयन और अन्य उसमें ग्लूकोज और अन्य साल्ट भी होते हैं। फिलहाल यहाँ पर नमक की ही बात कर रहे हैं। तो 0.9% NaCl युक्त जो विलयन होता है वह हमारे ब्लड के आइसोटॉनिक होता है, जिसे चढ़ा करके हमारे शरीर में पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। एक कंडीशन होती है, कभी कभी मरीजों में हाथ पैर या शरीर में सूजन हो जाती है। इस प्रक्रिया को, इस कंडीशन को हम एडीमा कहते हैं, EDEMA। ये शोथ अर्थात सूजन होता है। इसका कारण है कि जब शरीर में नमक की अधिकता हो जाती है, सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है, तो कोशिकाओं में इनकी अधिकता होने के कारण ये अतिपरासारी हो जाते हैं और जल को सोख करके कोशिकाओं में सूजन हो जाती है, रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार नमक को कम करके, अपने भोजन में नमक को हम कम करके और इस कंडीशन से छुटकारा पा सकते हैं। एक और परिस्थिति है पौधों में, जब हम किसी पौधे की कोशिका को नमक के गाढ़े विलयन में रखते हैं या अतिपरासारी विलयन में रखते हैं तो वहां पर विशेष बात होती है। आपने पढ़ा होगा
कि पौधों की जो कोशिका होती है उसमें बाहर सेल वॉल और भीतर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा कला होती है। जब इस कोशिका को हम नमक के हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, NaCl सॉल्यूशन, तो यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें से जल के अणु बाहर निकलेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित पूरा जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है, ये छोटा हो जाता है, जिससे ये सेल वॉल से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यद्यपि बाहर से यह घटना समझ में नहीं आती, लेकिन कोशिका में जीवद्रव्य की मात्रा कम हो जाती है। यह जो घटना है इसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। और यदि हम पुनः NaCl न लेकर के कोई प्लाज्मोलाइज्ड कोशिका हो, सिकुड़ी हुई कोशिका हो, उसे हम जल में यहाँ पर H2O ले लें या हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन ले लें, इसमें रखें, तो ये जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल थी ये पुनः अपनी प्रारंभिक दशा को ऐसे प्राप्त कर लेती है। तो इस घटना को पुनः प्लाज्मोलाइज्ड सेल को पुनः अपनी प्रारंभिक दशा प्राप्त करने की घटना को डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस। इन घटनाओं के माध्यम से हम परासरण दाब का महत्व समझ सकते हैं। इसके पश्चात आपके जो पाठ्यक्रम में है परासरण दाब के कुछ नियम हैं। तो अगला टॉपिक मैं जो बताने जा रहा हूं, परासरण दाब के नियम। वान 't हाफ एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे। इन्होंने तनु विलयनों पर, उनका पूरा नाम था J.H. वांट हाफ। इन्होंने तनु विलयनों पर, परासरण दाब पर अपना अध्ययन किया और बताया कि तनु विलयनों के गुण गैसीय पदार्थों के गुणों से मिलते जुलते हैं। इन्होंने तनु विलयनों के लिए 2 नियम प्रस्तुत किया। पहला नियम इन्होंने बताया कि स्थिर ताप पर अगर T को स्थिर कर दें तो किसी भी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता अर्थात मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। यहाँ पर T स्थिर है, स्थिर। इसी प्रकार इन्होंने बताया कि यदि सांद्रता को स्थिर कर दें तो किसी विलयन का, तनु विलयन का परासरण दाब परमताप के समानुपाती होता है। यहाँ पर C स्थिर है। दूसरी परिस्थिति, यदि इन दोनों परिस्थितियों को एक साथ मिलाएं तो लिख सकते हैं P समानुपाते C इंटू T, या लिखा गया P बराबर CRT। यहाँ R गैस स्थिरांक है। इस सूत्र का निगमन P इक्वल टू CRT का निगमन वान 't हाफ ने किया था। इस सूत्र की सहायता से हम किसी विलयन का ताप और सांद्रता ज्ञात होने पर R का मान रखकर उसके परासरण दाब का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है। ये दोनों नियम, क्योंकि अब यहाँ पर P समानुपाते C है, आप ये जानते हैं कि C को हम 1/V से निरूपित कर सकते हैं। C इक्वल टू 1/V। अगर हम आयतन बढ़ा दें तो सांद्रता घटती है, या सांद्रता बढ़ा दें तो आयतन घटता है। तो P समानुपाते C को हम लिख सकते हैं P समानुपाते 1/V। C के जगह पर 1/V लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं P समानुपाते 1/V, या लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू K। PV इज इक्वल टू K। यह जो नियम है ये गैसीय नियम बायल के नियम से मिलता जुलता है। इसलिए वान 't हाफ द्वारा प्रस्तुत यह नियम बायल वान 't हाफ नियम कहलाता है। बायल वान 't हाफ नियम कहलाता है।
यद्यपि इस नियम से बायल का कोई लेना देना नहीं है, बायल ने गैसों के लिए यह नियम दिया था, किंतु चूंकि वान ट't हॉफ का नियम भी इसी नियम से मिलता जुलता है, इसलिए दोनों वैज्ञानिकों का नाम जोड़ करके यह नियम प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार यहाँ पर ये P समानुपाते T, ये गैसीय नियम चार्ल्स के नियम से मिलता जुलता है, तो इसे हम चार्ल्स वान ट't हॉफ नियम भी कहते हैं। तो इन दोनों नियमों की सहायता से अंत में जो ओवरऑल जो समीकरण प्रस्तुत किया गया उसे वान ट't हॉफ समीकरण कहते हैं। यह वान ट't हॉफ समीकरण तनु विलयनों के लिए है, P = CRT। इस सूत्र के आधार पर कुछ कैलकुलेशन करने के लिए आपको सवाल दिए जा सकते हैं। अब हम इसके आगे कुछ और निगमन करेंगे। यदि हम लिख दें P = CRT, आप जानते हैं यहाँ पर C मोलर सांद्रता है। मोलर सांद्रता का अर्थ होता है मोलों की संख्या बटे आयतन इंटू RT। ऐसे P = N/V इंटू RT, या लिख सकते हैं PV = nRT। यह सूत्र भी गैसीय नियम से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि गैसों के नियम और तनु विलयनों के नियम मिलते जुलते हैं। ये दोनों समीकरण वान ट't हॉफ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वान ट't हॉफ को इस क्रिया के लिए, इस योगदान के लिए, और उन्होंने एक और योगदान महत्वपूर्ण दिया था, कार्बन की चतुर संयोजकता, जो आप केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। चतुर संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जो एक समचतुष्फलकीय आकृति के चारों कोनों की ओर डायरेक्टेड होती है। तो यह बात सबसे पहले वान ट't हॉफ ने ही बताया था। तो इन दोनों कार्यों के लिए, कार्बन की संयोजकता और विलयनों के नियम प्रस्तुत करने के लिए, वान ट't हॉफ को प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया सन 1901 में। फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स की बात करें तो एक्सरे के आविष्कारक रोंजन को, एक्सरे की खोज रोंजन ने किया था। इस तरह से लिखते हैं RONTZON। फिजिक्स के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार रोंजन को एक्सरे के आविष्कार के लिए दिया गया था। इसी प्रकार लैंडस्टीनर को, कार्ल लैंडस्टीनर को रक्त वर्ग या ब्लड ग्रुप की खोज के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। तो साइंस के क्षेत्र में ये तीनों पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार थे, केमिस्ट्री का वान ट't हॉफ, फिजिक्स का रोंजन और चिकित्सा विज्ञान का, मेडिकल साइंस का लैंडस्टीनर को दिया गया। वान ट't हॉफ नियम की सीमाएं। इसके पश्चात हम वान ट't हॉफ नियम की सीमा, अर्थात वान ट't हॉफ नियम किन किन प्रकार के विलयनों पर लागू होता है, इसका अध्ययन करेंगे। वान ट't हॉफ नियम की सीमाएं या लिमिटेशंस। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि वान ट't हॉफ का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अनपघट्यों के तनु विलयन पर लागू होता है। पहली बात इसमें थी अवाष्पशील और विद्युत अनपघट्य। अनपघट्य का अर्थ है जिसका आयनन न हो, जिसका वैद्युत अपघटन न हो, जैसे ग्लूकोज का विलयन या यूरिया का विलयन। ऐसे पदार्थ जो
अपघटित नहीं होते, जिनका विद्युत अपघटन नहीं होता, विद्युत अनपघट्य। और अवाष्पशील अर्थात वो वाष्प की दशा में नहीं आएंगे, जैसे NaCl है, लेकिन NaCl तो विद्युत अपघट्य है। ग्लूकोज है, यूरिया है, ये वाष्पशील भी नहीं है और विद्युत अनपघट्य भी है। दूसरा, वाष्पशील और विद्युत अपघट्य पदार्थ इस नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, इस नियम का पालन नहीं करते। वाष्पशील और अपघट्य या विद्युत अपघट्य पदार्थ इस नियम का पालन नहीं करते। तीसरा, कुछ पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं। संगुणित होने का अर्थ है कि वो आपस में मिल करके उच्च अणुभार के अणु बना लेते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये संगुणित होता है, इसका अणुभार अधिक आने लगता है। तो इस प्रकार के पदार्थ, एसिटिक एसिड जैसे पदार्थ जिनका संगुणन होता है, वे भी इस नियम का पालन नहीं करते। संगुणन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, CH3COOH और इधर से दूसरा अणु CH3COOH। यहाँ पर दोनों अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसके कारण इसका अणुभार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। दो दो अणु परस्पर मिलकर एक एक अणु की भांति व्यवहार करते हैं और यह वानठाफ के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है। तो ये सीमाएं हैं। विद्युत अपघट्य इसका पालन नहीं करते, वाष्पशील नहीं करते, जिनका संगुणन होता है वो इस नियम का पालन नहीं करते, और पालन कौन करता है? अवाष्पशील और विद्युत अनपघट्य पदार्थों के केवल तनु विलयन, सांद्र विलयन भी इस नियम का पालन नहीं करते। इसके पश्चात अगला जो टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम में, उत्क्रम या प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। उत्क्रम या प्रतिलोम परासरण, इंग्लिश में रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने ऑस्मोसिस या परासरण की घटना के बारे में अभी तक पढ़ा। आपने यह पढ़ा कि परासरण की क्रिया सदैव हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन से हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन की ओर होता है। अगर हम एक बर्तन लें, यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दें और एक विलयन हाइपोटॉनिक हो, हाइपोटॉनिक, और दूसरा हो हाइपर टॉनिक, ये दो विलयन हो, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हाइपोटॉनिक से हाइपरटॉनिक की ओर, विलयन की ओर परासरण की क्रिया होती है। किंतु यदि हम इस हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन पर एक दाब लगा दें, बाहर से एक पिस्टन की सहायता से या किसी भी पंप की सहायता से हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करें, जो परासरण की क्रिया को रोके, परासरण की क्रिया न होने पाए, और दाब को अधिक लगाएं जिससे कि परासरण की क्रिया उल्टा होने लगे। परासरण की क्रिया के विपरीत जब हाइपरटॉनिक विलयन से हाइपोटॉनिक विलयन की ओर जल के अणु गति करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहर से दाब लगा दिया गया, तो अतिरिक्त दाब जो कि परासरण दाब से अधिक है, इसके कारण परासरण की क्रिया उल्टी दिशा में होती है। यह क्रिया उत्क्रम या प्रतिलोम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाती है। इस क्रिया का भी हमारे जीवन में उपयोग है। जैसे यदि हम समुद्र का पानी साफ करना चाहें, शुद्ध करना चाहें, तो एक छोटे से उपकरण में गाढ़े पानी को, जिसमें साल्ट घुले हुए हैं, उस पर एक परासरण दाब से अधिक दाब डाल करके इसका रिवर्स ऑस्मोसिस किया जा सकता है, और इस प्रकार से
शुद्ध जल, पीने योग्य जल प्राप्त किया जा सकता है। आज पीने के पानी की समस्या है, इसका ये हल है। अनेक घरों में, अनेक देशों में आजकल पानी को शुद्ध किया जा रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस की सहायता से। इसे हम जानते हैं RO अर्थात रिवर्स ऑस्मोसिस। तो RO प्लांट या RO संयंत्र लगा करके हम गंदे जल को भी शुद्ध जल में परिवर्तित कर सकते हैं। इस क्रिया में जो SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, SPM या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेलुलोज एसीटेट, एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ पाया गया सेलुलोज एसीटेट, उसका प्रयोग करके SPM बना करके और RO प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिसके द्वारा जल शोधन की क्रिया या जल शोधन की प्रणाली अपनाई जा रही है। सामान्य मोलर द्रव्यमान, यह देखा गया कि ऐसे पदार्थ जिनका विलयन में संगुणन या वियोजन होता है, उनका मोलर द्रव्यमान सामान्य प्राप्त नहीं होता, असामान्य प्राप्त होता है। इसे वान ट हाफ गुणक की सहायता से समझाया जा सकता है। तो हमारा अगला टॉपिक है असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान या एबनॉर्मल मोलर मास। हम ये जानते हैं कि विलयनों के अनेक गुण उनमें उपस्थित अणुओं की संख्या या सांद्रता पर निर्भर करते हैं। जैसे विलयन का परासरण दाब या वाष्प दाब अवनमन या क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, इन सब के बारे में आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। यदि कोई विलयन विद्युत अपघट्य पदार्थ का हो, जिसके बारे में आप जानते हैं कि आयनन होता है, जैसे NaCl है तो इसका आयनन होगा, या ऐसे पदार्थ जिनका संगुणन होता है, संगुणन में अभी समझाया गया आपको, जैसे एसिटिक एसिड का बेंजीन में विलयन, अगर हम NaCl का जल में विलयन बनाएं या एसिटिक एसिड का बेंजीन में विलयन बनाएं, तो इन दोनों में विशेष बात होती है, NaCl का वियोजन होता है, जबकि एसिटिक अम्ल का बेंजीन में संयोजन होता है या संगुणन होता है, जिसके कारण NaCl में कणों की संख्या हमारी अपेक्षा से अधिक होती है, जबकि एसिटिक एसिड में के विलयन में कणों की संख्या हमारे अपेक्षा से कम होती है। इस प्रकार इन दोनों प्रकार के, जिसमें संगुणन हो या वियोजन हो, दोनों प्रकार के विलयनों के जो अणुसंख्य गुण हैं वो नॉर्मल प्राप्त नहीं होते, वो एबनॉर्मल प्राप्त होते हैं। उनका जो मोलर द्रव्यमान होगा, क्योंकि अणुसंख्य गुणों से हम मोलर द्रव्यमान का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो उनका मोलर द्रव्यमान भी सामान्य न होकर असामान्य प्राप्त होता है। वान ट हाफ ने सन 1880 में वान ट हाफ ने संयोजन या संगुणन अथवा वियोजन की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक गुणक प्रस्तुत किया, जिसे वान ट हाफ गुणक कहते हैं। इस प्रकार के गुणक को वान ट हाफ गुणक, वान ट हाफ फैक्टर, वान ट हाफ फैक्टर कहते हैं। इसे I से निरूपित करते हैं। वान ट हाफ ने बताया कि वान ट हाफ गुणक या I बराबर मोलर द्रव्यमान सामान्य मोलर द्रव्यमान अपान
असामान्य मोलर द्रव्यमान। यहाँ जो सामान्य, जैसे NaCl का मोलर द्रव्यमान हमको प्राप्त होना चाहिए 58.5, 23 और 35.5, 58.5। लेकिन जब इसका आयनन हो जाएगा, कणों की संख्या दोगुनी हो जाएगी, तो मोलर द्रव्यमान इसका आधा प्राप्त होगा, 58.5 का आधा ये मान प्राप्त होगा। तो सामान्य मोलर द्रव्यमान में असामान्य मोलर द्रव्यमान का हम भाग देंगे। सामान्य मोलर द्रव्यमान 58.5, असामान्य मोलर द्रव्यमान उसका आधा 1/2, तो I इक्वल टू हो जाएगा 2। यहाँ पर I की वैल्यू आएगी 2 NaCl के लिए। तो हम यहाँ पर क्वांटा फैक्टर की सहायता से ये पता कर सकते हैं कि संगुणन कितनी सीमा तक हुआ है, अर्थात अणुओं की संख्या या कणों की संख्या दोगुनी हो गई है, इसका वियोजन हो गया है। इसको दूसरे सूत्र द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है। जैसे लिख सकते हैं बराबर अणुसंख्य गुण का प्रेक्षित मान अपान अणुसंख्य गुण का परिकलित मान। अणुसंख्य गुण का परिकलित मान। जैसे यदि हम 1 मोल NaCl 1 मोल NaCl को 1 लीटर विलयन में घोल दें, तो हमारा ये परिकलन होगा कि उसमें 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड की क्वथनांक में वृद्धि होगी, किंतु जो प्रेक्षित मान होगा उसका दोगुना होगा, लगभग 1.04 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हम प्रेक्षण करेंगे। इससे ये ज्ञात होता है कि ये प्रेक्षित मान है 1.04, ये क्वथनांक उन्नयन, और परिकलित है 0.52। तो इसमें इसका भाग देंगे तो पुनः 2 आएगा, I की वैल्यू 2 आ जाएगी। या हम यहाँ पर तीसरा ये जो सूत्र है इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर जगह कम है, आगे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं I इक्वल टू, ये जो तीसरा सूत्र है ऐसे भी लिखा जा सकता है कि विलयन में वियोजन या संयोजन के पश्चात कणों की कुल संख्या अपान वियोजन या संयोजन के पूर्व कणों की कुल संख्या। वियोजन या संयोजन के पूर्व कणों की कुल संख्या। इस सूत्र की भी सहायता से हम I का मान ज्ञात कर सकते हैं। I का मान ज्ञात करने के पश्चात जो हमें नॉर्मली जो विलयन का अणुसंख्य गुण प्राप्त होना चाहिए, जैसे आपने अणुसंख्य गुण के बारे में 2-3 सूत्र जाना है, अभी तक पढ़ा है। जैसे आपने पढ़ा है कि डेल्टा टी बी क्वथनांक उन्नयन, ये इसके लिए जो सूत्र था इक्वल टू के बी इंटू यम मोललिटी, इसमें I का गुणा कर देंगे। क्वांटा फैक्टर, अगर हम विद्युत अपघट्य या जो संगुणित होने वाले पदार्थ हैं जैसे एस्टिक अम्ल, इनके लिए I का मान निकाल लें तो इनके क्वथनांक उन्नयन को ज्ञात करने के लिए इस सूत्र में I का मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू I इंटू के एफ इंटू मोललिटी। इसी प्रकार आपने पढ़ा है कि P इज इक्वल टू परासरण दाब इज इक्वल टू CRT, तो इस सूत्र में भी I का गुणा कर देंगे। क्वांटा फैक्टर का गुणा करके हम परासरण दाब का
वास्तविक मान ज्ञात कर सकते हैं। मैंने इस चैप्टर को समझाने का प्रयास किया। आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए, अपनी पुस्तक से पढ़िए, यह वीडियो देखिए। इसके पश्चात मैं इसका लिखित नोट्स आपके मोबाइल में सेंड कर दूंगा, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और विद्यालय खुलने पर मैं उसे चेक करूंगा। आपकी कॉपी पूरी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और यह चैप्टर समाप्त होता है। अब अगला वीडियो अगले चैप्टर के लिए दिया जाएगा। इसमें जो न्यूमेरिकल आए हैं आप उसे लगाने का प्रयास करें। विद्यालय में मैं उन न्यूमेरिकल्स को हल करूंगा। आपकी जो समस्याएं होंगी उनका मैं निराकरण करूंगा, और अन्यथा की स्थिति में उसके लिए मैं दूसरा कोई वीडियो बना करके न्यूमेरिकल को भी समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।